वो हॉस्पिटल का कमरा वीरा के लिए एक बुरे सपने की तरह हो गया था, जो बार बार उसे एक अजीब से डर में डुबा देता, और इस डर को कई गुना बढ़ा रहा था उसके अतीत का राज। आखिर कौन थी वो, और क्या हो रहा था उसके साथ, और क्यों हो रहा था उसके साथ ऐसा? वीरा की आंखों के नीचे काले घेरे और कमजोर आवाज इस बात का सबूत थे कि वो कितनी रातों से सोई नहीं। सुबह सुबह रूटीन चेकअप के लिए डिसूजा सिस्टर वीरा के कमरे में आई। डिसूजा सिस्टर इस हॉस्पिटल में करीब 20 साल से नर्स का काम कर रही थी। आंखों पर मोटी फ्रेम वाले चश्मे पहने डिसूजा सिस्टर ने इस हॉस्पिटल में जितने बच्चों को पैदा होते देखा था, उससे ज्यादा पेशेंट्स को अकस्मात मरते देखा था। वीरा को उसके आने की खबर नहीं हुई, पर जैसे ही डिसूजा सिस्टर ने वीरा को जाकर छुआ, वो डर गई। उस साये ने वीरा को इतना भयभीत कर दिया था कि वो अब इंसानों से भी डरने लगी थी। वीरा की कमजोर हालत देखकर सिस्टर को उस पर तरस आ गया। कितना कुछ झेल चुकी थी वो पिछले कुछ दिनों में। उसने वीरा से पूछा, व्हाट हैपेंड माय चाइल्ड? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वीरा, जो अब तक अपनी हालत को लेकर चुप थी, पूछे जाने पर घबराते हुए बोली, पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लगता है कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती। कोई साया है जो हर वक्त मेरे आस पास ही रहता है, जो कभी मेरे कानों में कुछ कहता हुआ चला जाता है, तो कभी इस कमरे की दीवारों पर रेंगता हुआ दिखता है। किसी के होने का एहसास हमेशा होता रहता है। डॉक्टर आलोक को भी मैंने सब बताने की कोशिश की, मगर मैं जानती हूं कि यह किसी दवाई का असर नहीं है, ना ही मेरे ये एक्सीडेंट का असर है। कुछ तो है यहाँ जो मुझे मारना चाहता है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आखिर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं कौन हूं। वीरा ने फिर सिस्टर को अपने पैर का घाव दिखाते हुए कहा, और ये घाव, वो साया रोज इस घाव को खुरेदता है। आई एम रियली स्कैर्ड सिस्टर, प्लीज हेल्प मी। इतना कहकर वीरा बुरी तरह रोने लगी। उसका डर अब एक अजीब सा दर्द बन गया था, और वहां उसकी परेशानी समझने वाला कोई था भी तो नहीं। पर वीरा की बात सुनकर डिसूजा सिस्टर के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और बेचैनी आ गई। उसने वीरा को संभाला और विश्वास दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कहते वक्त उसके चेहरे पर एक भाव था जो कह रहा था कि सब कुछ शायद ठीक ना भी हो, कि जैसे कुछ तो है जो वो जानती है मगर छुपा रही है। वीरा के रूम से निकलकर डिसूजा सिस्टर तेज कदमों से आलोक के कैबिन की ओर जाने लगी। उसकी चाल में एक बेचैनी थी। शायद वो जानती थी कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। उसने आलोक के ऑफिस का दरवाजा नॉक किया। आलोक ने उसे अंदर बुलाया। नर्स ने आलोक को रूटीन चेकअप की रिपोर्ट्स थमा दी, मगर रिपोर्ट्स लेते वक्त आलोक ने देखा कि डिसूजा सिस्टर कुछ परेशान सी है। रिपोर्ट्स पर नजर मारते हुए उसने नर्स से पूछा, क्या हुआ सिस्टर, आप कुछ परेशान सी हैं? सिस्टर जानती थी कि आलोक इन सब बातों को नहीं मानता, मगर फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, आपको शायद अजीब लगे, मगर बेड नंबर 51 की पेशेंट को जिस तरह की परेशानी हो रही है वो किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती। आलोक ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, व्हाट डू यू मीन? सिस्टर ने गहरी सांस के साथ आगे बोला, सर, इस हॉस्पिटल ने ऐसी कई मौतें देखी है जो बेवक्त हो गई थी। कई बार शरीर तो चला जाता है, लेकिन सोल, ये आत्मा यहीं रह जाती है। कई पेशेंट्स पहले भी शिकायत कर चुके हैं कि उन्हें हॉस्पिटल के सुनसान कोने में साए दिखाई देते हैं, आहट सुनाई देती है, किसी के आसपास होने का भ्रम होता है, मगर वहां कोई नहीं होता। सिस्टर की बात सुनकर आलोक के चेहरे पर एक हंसी आ गई। वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। अपनी बातों को मजाक समझता देख सिस्टर ने आलोक से कहा,
आई नो आपको मेरी बातें बेतुकी लग रही है, पर सच आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। वीरा के पैर का एक घाव है जो हर रोज ताज़ा हो जाता है, जैसे किसी ने उसे खुरेद दिया हो। इस बात पर आलोक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। व्हाट नॉनसेंस! आप जैसी इतनी सीनियर और एक्सपीरियंस नर्स से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं की थी मैंने। लेट्स सी कौन सा घाव है जो ठीक नहीं हो रहा। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कैबिन से बाहर चला गया। डिसूजा सिस्टर भी आलोक के पीछे पीछे वीरा के कमरे की ओर चल दी। वीरा के कमरे का दरवाजा खुला था और रात भर से जागी वीरा की बस अभी आंखें लगी ही थी। दिन की रोशनी में उसे उस साए का डर थोड़ा कम था। उन्होंने वीरा को जगाया नहीं, बस आलोक ने चादर हटाकर वीरा के पैर का घाव देखा और वो थोड़ा हैरान हो गया। सिस्टर की बात सही थी, घाव वाकई ताज़ा था। आलोक ने उसके बाद वीरा के नाखूनों को देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब वीरा ही कर रही थी, पर उसके नाखूनों में कोई निशान नहीं थे। वो सोच में पड़ गया, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट के बाद वीरा के शरीर पर इससे भी कई ज्यादा गहरे घाव रिकवर हो गए थे, मगर एक छोटा सा घाव कैसे नहीं भर पाया? और तो और घाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ मिनट पहले का ही हो। ये देखकर आलोक भी हैरान था। आलोक ने एक नजर डिसूजा सिस्टर को देखा और फिर कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, मगर कुछ तो था जो उस लड़की को परेशान कर रहा था। ये बात तो वो मान गया था, मगर आलोक शायद ये बात नहीं जानता था कि इस तरह की नजरअंदाजी की ओट में ही काले साए पनपते हैं और डराते हैं। आलोक और डिसूजा सिस्टर को गए अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि वीरा की पलकें खुलने लगी। कुछ जलने की बू आ रही थी उसे। देखते ही देखते मांस के जलने की बदबू सारे कमरे में फैल गई। ऐसा लगा जैसे आग कमरे के ही किसी कोने में जल रही हो। वीरा पूरी तरह से जाग गई थी और डर फिर उस पर हावी होने लगा था। वो समझ गई थी वो शैतानी साया यहीं कहीं है। धीरे धीरे हॉस्पिटल के कमरे की नीली दीवारें एक काले साए से ढक गई, जैसे किसी ने काला पेंट कर दिया हो। बाहर से आती हुई लोगों की आवाज गेट के अपने आप बंद होने के साथ धीमी हो गई। जिस चादर को ओढ़कर वीरा आराम कर रही थी वो धीरे धीरे खींचने लगी, जैसे कोई उसके पैरों के पास खड़ा हो और चादर हटा रहा हो। वीरा ने चादर को कस के पकड़ लिया और वो धीरे धीरे बोलने लगी, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक सपना है, ये सच नहीं है। पर उसके सच और सपने का भ्रम तब टूटा जब उसे अपने गाल पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। हाथ से पोंछकर जब उसने देखा तो पता चला कि वो गीली सी चीज खून थी जो कहीं ऊपर से टपक रही थी। तब उसकी धड़कन तेज होने लगी थी। वो चाहे जितना खुद को समझाए, पर ये सब सच में हो रहा था। खून की बूंद अब लगातार उसके ऊपर गिर रही थी। वो डर के चीखने लगी, पर उसकी आवाज़ बाहर ही नहीं जा रही थी। हॉस्पिटल में उसके कमरे के बाहर लोग घूम रहे थे। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वीरा के कमरे में क्या हो रहा है। वीरा भागने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर वो उस बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। जैसे उसका हाथ किसी ने जकड़ रखा था और छाती पर महसूस होता भारी वजन उसे उठने नहीं दे रहा था। इस कश्मकश के बीच जब उसकी नज़र छत पर पड़ी तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों ने जो देखा वो रूप कंपा देने वाला था। उसने देखा कि उसके ठीक ऊपर एक आदमी हवा में तैर रहा था। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से जला हुआ था कि अब भी धुआं निकल रहा था और वो बू उस धुएं की थी।
और खून की बूंद लगातार उसके चेहरे से रीस कर वीरा के गाल पर गिर रही थी। सबसे डरा देने वाली चीज थी उस चेहरे पर भयानक मुस्कान, जिसमें सिवाय मौत के और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वीरा तड़प रही थी और उस शैतान को वीरा की तड़प ताकत दे रही थी। वो साया धीरे धीरे वीरा के करीब आ रहा था। वीरा ने आंखें मींच ली और तभी वीरा के कान में कौवे के बोलने की तेज आवाज आई। वीरा ने आंखें खोली तो सब नॉर्मल हो चुका था। वीरा ने घबरा कर आसपास देखा तो पाया कि एक काला कौवा उसकी खिड़की के बाहर बैठा था, उसे घुर रहा था। वो वही शैतान था, वीरा जानती थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो उसे बार बार क्यों डरा रहा था। वीरा अब उस कमरे में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती थी। वो दौड़कर रूम से बाहर चली गई और जाकर वेटिंग एरिया में एक कोने में बैठ गई। वो कमरा अब उसे मौत से भी बदतर लग रहा था। यहाँ आलोक अपने घर भारती और अपर्णा के साथ डिनर कर रहा था। भारती ने देखा आलोक का ध्यान खाने पर ना होकर कहीं और है। आखिर माँ अपने बेटे की शक्ल देखकर बता देती है कि उसे कोई परेशानी है। उसने आलोक से पूछ ही लिया, क्या हुआ बेटा, खाना तो ठीक है ना? आलोक का ध्यान अचानक टूटा और हड़बड़ाते हुए उसने बोला, हाँ माँ, एक्चुअली बस वो लड़की वीरा के बारे में सोच रहा हूँ। कल उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना है, मगर ऐसी हालत में वो कहाँ जाएगी पता नहीं। अभी तक उसे कुछ याद नहीं आया है। मैं सोच रहा था जब तक पुलिस वाले उसके घर वालों का कुछ पता नहीं लगा लेते, मैं उसे यहाँ ले आता हूँ। हो सकता है हॉस्पिटल से निकलकर उसकी हालत भी ठीक हो जाए और उसे कुछ याद भी आ जाए। आलोक की बात सुनकर अपर्णा ने खुश होकर कहा, वाह भैया, दैट्स अ गुड आइडिया। मगर भारती आलोक की बात से सहमत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। उसने आलोक से थोड़ा झिझकते हुए कहा, बेटा तुम उस लड़की के बारे में इतना सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रहण के दिन जिन लोगों पर काले साये की नज़र पड़ जाती है, वो चाहे जहाँ चले जाए वो साया उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और उसके आसपास के लोग को भी नुकसान पहुँचा सकता है बेटा। आलोक बार बार इस भूत और सायों की बातें सुनकर थोड़ा चिढ़ गया। अब माँ, आप मत स्टार्ट हो जाओ प्लीज़। आप जानते हैं मैं इन सब फालतू बातों में यकीन नहीं करता। मैं उस लड़की को यहाँ इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था और जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, आई कांट जस्ट लीव हर। अपर्णा आलोक की फीलिंग समझती थी। उसने भारती को समझाते हुए कहा, माँ बस कुछ ही दिनों की तो बात है, प्लीज मान जाओ। भारती ने आगे कुछ नहीं कहा और वैसे भी अपने बेटे की जिद के आगे किस माँ की चलती है। भारती ने हाँ में सर हिला दिया, मगर आलोक को अभी वीरा से पूछना बाकी था कि क्या वो उसके घर पर रह सकेगी। अगली सुबह कुछ नया नहीं था। वीरा का डर, उसकी बेचैनी सब ज्यों की त्यों थी। उसे अब बस उस हॉस्पिटल से जाने का इंतजार था। सूजा सिस्टर से बात करने के बाद वीरा को यकीन हो गया था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो इस हॉस्पिटल की वजह से है और एक बार वो यहाँ से बाहर चली जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर वो यहाँ से जाएगी कहाँ? ये सवाल अब दीवार बनकर वीरा के सामने खड़ा था। वीरा रिसेप्शन काउंटर पर थी। उसने डिस्चार्ज पेपर पर साइन किया और अगले साइन पेशेंट के गार्डियन के होने थे। ये देखकर वीरा थोड़ी रुआंसी हो गई। कौन है उसका गार्डियन जो उसे यहाँ से ले जाएगा? तभी वहाँ आलोक आया। उसने वीरा से कहा, ये पेपर्स मुझे दो। वीरा को कुछ समझ नहीं आया पर उसने पेपर्स दे दिए। आलोक ने गार्डियन की जगह अपना साइन किया और वीरा से बोला, यहाँ से तुम मेरे साथ चल रही हो मेरे घर, और मेरे घर में मेरी माँ और मेरी बहन है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वो लोग तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। वीरा को कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने की राहत तो थी,
मगर अब वो डॉक्टर आलोक से और एहसान नहीं लेना चाहती थी। कुछ देर पहले ही उसे पता चला था कि उसके इलाज का सारा खर्च डॉक्टर आलोक ने ही भरा था। उसने आलोक से कहा, आपने मेरे इलाज का खर्च उठाया, मेरा इतना ध्यान रखा, यही काफ़ी है। मैं आपके ऊपर अब एक बर्डन नहीं बन सकती, मैं यहाँ से। पर आलोक ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, वीरा, तुम बर्डन नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तुम्हारे एक्सीडेंट का जिम्मेदार हूँ मैं, इसलिए जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मेरे घर रहोगी, और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वीरा ने आगे कुछ नहीं कहा, वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी। कभी कभी कुछ लोगों की ज़बरदस्ती भी अच्छी लगती है। आलोक का ये अपनापन देखकर कुछ देर के लिए ही सही, पर वो अपना दर्द और डर दोनों ही भूल गई। शाम का नारंगी रंग आसमान पर छाया था और वीरा उस हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। आलोक की कार का इंतज़ार कर रही थी। उसने आखिरी बार उस हॉस्पिटल की तरफ देखा और मन ही मन में सोचा कि उसकी परेशानियां अब पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। आखिरकार उस साये को वो इस हॉस्पिटल के साथ पीछे छोड़कर जा रही थी। वीरा पलटकर आलोक की कार की तरफ चल दी। वो इस जगह अब कभी नहीं आना चाहती थी। एक्सीडेंट होने और अपनी याददाश्त खोने के बाद पहली बार वीरा ने बाहर की दुनिया देखी थी। कार में बैठे हुए ढलते सूरज को वो ऐसे देख रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार हवा को अपने चेहरे पर महसूस करता है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे अब उसका सारा दर्द ढलता हुआ सूरज अपने साथ ले जा रहा था। कार चलते वक्त आलोक की नज़र वीरा पर पड़ी। एक अजीब सी ठंडक थी वीरा की मुस्कुराहट में, जो आलोक को महसूस हो रही थी। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। आलोक और वीरा फ्रेश होकर डिनर टेबल पर आ गए। जहां आलोक की बहन अपर्णा वीरा से मिलकर खुश थी, वहीं भारती वीरा से आंखें नहीं मिला पा रही थी। एक चिंता उसे अब खाए जा रही थी। उसे वीरा से दिक्कत नहीं थी, पर उसे अपने बच्चों और अपने घर की चिंता थी। फिर भी बेटे के लिए भारती ने भी थोड़ा कतरा कर ही सही, लेकिन वीरा को थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करवाने की कोशिश की। डिनर टेबल पर सबके साथ वीरा को वो सुकून मिल रहा था जिसकी उसे कई दिनों से तलाश थी। उसे अपने गुजरे हुए कल से अच्छे लम्हे याद नहीं थे, पर वो आज जो यादें बना रही थी उससे वो खुश थी। उसे खुश देखकर आलोक का मन भी अब हल्का हो गया था। आज इतने दिनों बाद वीरा को खुशी थी कि वो चैन से सो पाएगी। ना अब उसे वो आवाज़ें परेशान करेंगी और ना वो गंध। आलोक ने वीरा के लिए ऊपर वाला कमरा तैयार करवाया था। उसके बिल्कुल पास अपर्णा का रूम था। आलोक और उसकी माँ के कमरे नीचे थे। अपनी दवाइयाँ लेकर वीरा अपने बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। हफ्तों का थका हुआ इंसान जैसे लेटते ही गहरी नींद में चला जाता है, वीरा की हालत आज बिल्कुल वैसी ही थी। आखिरकार उसकी परेशानी का अंत हो चुका था, लेकिन किसे पता था ये सुकून सिर्फ चंद पलों का मेहमान है। सोने के कुछ ही देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में कुछ धीमे से बोल रहा है। इससे वीरा की नींद कुछ टूटी। उसे लगा कि वो फिर से कोई सपना देख रही है। उसने डरते हुए उसके आसपास देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। शायद ये सपना ही था। उसका डर उसे ये सब सुनने पे मजबूर कर रहा था। साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल से पानी पीकर दोबारा सोने ही वाली थी कि उसे कोने में कोई खड़ा हुआ दिखा। वही लंबा साया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं, वीरा बार बार मन में यह दोहरा रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगी थी। उसने जल्दी से लाइट चालू की और सच में वहाँ कोई नहीं था।
वीरा ने एक बार फिर पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई और लाइट बंद की। और लाइट बंद करते ही उसने देखा वो साया उसके और करीब आ गया है। वीरा ने फिर लाइट चालू की, पर वो साया अब वहां नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्या सच है क्या भ्रम है। वीरा ने अब की बार डरते डरते लाइट बंद की और वो साया बिल्कुल उसके सामने था। जले हुए चेहरे वाले उस शैतान ने वीरा का चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। उससे अपनी घुरती आवाज में बोला, भूल गई मुझे, पर मैं तुझे नहीं भूला। और एक जोर की चीख के साथ वीरा बेहोश हो गई। आलोक, भारती और अपर्णा भागते हुए उसके कमरे में आए तो देखा कि वीरा जमीन पर गिरी हुई थी। आलोक ने वीरा को उठाकर बेड पर सुलाया और भारती से कहा, वीरा थोड़ी डरी हुई है, आप टेंशन मत लीजिए, 1-2 दिन में ही नॉर्मल हो जाएगी। पर भारती को आलोक की बात पर यकीन नहीं था। वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो तीनों उस कमरे से बाहर चले गए, पर उस कमरे में वीरा अकेली नहीं थी, वो साया भी था। वो साया हॉस्पिटल के किसी कमरे में नहीं था, बल्कि वीरा के साथ चल रहा था। और अब वो धीरे धीरे वीरा पर हावी होने लगा। क्या था ऐसा वीरा के अतीत में जो वो पिशाच उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड FM इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड FM पर जाते रहो।